तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने काफी टॉपिक पर चर्चा कर ली है और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, यानी कि जो उपभोक्ता होता है उसका व्यवहार कैसा होता है, वो कैसे उसके प्रकार होते हैं, व्यवहारों के कौन कौन से उसके घटक होते हैं, उसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी को हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है वो होता क्या है, वो कैसे काम करता है, उसका क्या योगदान रहता है। तो उपभोक्ता व्यवहार अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय होता है, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये अध्ययन कराता है कि उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर कैसे खर्च करता है, यानी कि जो उपभोक्ता व्यवहार है वो हमें ये बताता है कि जो कंज्यूमर होता है वो किसी भी वस्तु पर या कोई अपनी जो इनकम होती है उसको विभिन्न वस्तुओं पर कैसे खर्च करता है, यानी कि कैसे वो अलग अलग वस्तुओं का यूज कर कर ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त करे और उन वस्तुओं को कैसे उन पर पैसा जो है वो खर्च करे। ये हमें कौन बताता है? ये बताता है हमें कंज्यूमर बिहेवियर। उपभोक्ता हमेशा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। और इसके साथ यदि हम बात करें कि जो उपभोक्ता का निर्णय उसकी आय और वस्तु की कीमत और पसंद पर निर्भर करता है, यानी कि जो उपभोक्ता होता है वो कोई भी वस्तु खरीदेगा तो वो क्या चीजें देखेगा? एक तो वो देखेगा कि उसकी इनकम कितनी है, यानी कि वो अपनी इनकम के अंदर एक करीब वो कुछ वस्तुएं खरीदने की सोचता है। उसके बाद देखेगा कि जो वस्तु है उसकी प्राइस कितनी है और जो वस्तु है वो उसको पसंद है या नहीं। वो इन तीन चीजों पर वो निर्भर करता है, फिर उस वस्तु को वो परचेज करता है या खरीदता है। कृषि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन बहुत ही आवश्यक होता है। इससे क्या होता है, किसानों और जो उत्पादकों को बाजार की मांग समझने में भी सहायता मिलती है। यानी कि जो एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिक है उसमें जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है उसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें हमें ये बताता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनके भी जो उनको यानी जो बाजार जो मार्केट डिमांड होती है उसको समझने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की। तो कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है उसका सीधा सी मतलब ये होता है कि जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता की खरीद और उपभोग संबंधी जो क्रियाएं होती है उसी को हम कहते हैं उपभोक्ता व्यवहार। कि जो उपभोक्ता होता है वो कौन सी वस्तु खरीदेगा, कितना उसको खरीदेगा, मतलब कितनी मात्रा में खरीदेगा और कितना वो पैसा देगा, उसको क्यों खरीदता है, ये सब कौन बताता है हमें? ये बताता है कंज्यूमर बिहेवियर। उपभोक्ता सीमित आय में अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है, यानी कि जो उपभोक्ता होता है, जो कंज्यूमर होता है, वो अपनी जो सीमित जो इनकम होती है उसी का प्रयोग करके अधिक से अधिक यूटिलिटी प्राप्त करना चाहता है। यही इसका उदाहरण है, यानी कि यही जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है यही होता है। उपयोगिता का अर्थ संतुष्टि से है जो वस्तु के उपभोग से प्राप्त होती है। जैसे कि यदि हम बात करें कि यदि किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं और वो उन 100 रुपए से यदि चावल खरीदता है, दूध खरीदता है और इसी के साथ फल खरीद कर अधिक संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तो वही होता है उसका कंज्यूमर बिहेवियर और वही होती है उसकी यूटिलिटी। यानी कि कोई भी वस्तु खरीदकर यदि उपभोक्ता जो होता है वो उसका उपभोग करके संतुष्टि प्राप्त करता है तो उसे हम कहते हैं यूटिलिटी। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं भी होती है, वो कौन-कौन सी होती है? तो सबसे पहली अवधारणा आती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि जिसे हम उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। फिर दूसरी आती है मांग वक्र की व्युत्पत्ति का आधार और तीसरी आती है उपभोक्ता अधिशेष, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस, जिसे हम कहते हैं। इन तीनों के बारे में हम अब डिटेल से पढ़ेंगे कि जो आपके उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है और इसके साथ ही जो कंज्यूमर सरप्लस जो होता है वो क्या होता है। इन तीनों के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तीनों की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, इसके जो मान्यताएं होती है, विशेषताएं जो होती है वो आपसे पूछी जा सकती है। मेन तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वही आपसे ज्यादा पूछी जाएगी, उसी पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, यानी कि जिसे हम उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जब उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है तब वह स्थिति संतुलन की स्थिति में होता है। यानी कि जब उपभोक्ता अपनी आय से मतलब कोई भी वस्तु खरीदता है तो उससे संतुष्टि तो उसको मिलती है,
लेकिन उससे इससे जो अधिकतम संतुष्टि जो मिलती है वही होती है उपभोक्ता संतुलन कहलाती है। इस स्थिति में उपभोक्ता अपनी आय का सर्वोत्तम उपयोग करता है। इसकी कुछ मान्यताएं भी होती है। उन मान्यताओं की यदि हम बात करें तो जो हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी वही मान्यताओं से मिलती जुलती हम यहाँ पे मान्यताएं पढ़ेंगे कि उपभोक्ता तार्किक होता है, यानी कि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। आय निश्चित होनी चाहिए, जो उपभोक्ता की आय जो होती है वो निश्चित होनी चाहिए। वस्तु की जो कीमत होती है वो भी स्थिर होनी चाहिए। उपयोगिता को मापा जा सकता है, यानी यूटिलिटी जो होती है उसको मापा जा सकता है। किसमें मापते हैं इसको? यूटिल्स में हम इसको मापते हैं, या यूटिल आप कह सकते हैं या यूटिल्स भी इसको कह सकते हैं। सीमांत उपयोगिता घटती है, यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो घटती है और उपभोक्ता की रुचि स्थिर रहती है। ये होती है इसकी कुछ मान्यताएं। उदाहरण की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गेहूं होता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी तो है उसकी 20 और उसकी जो प्राइस होती है वो होती है 10। तो इन दोनों का यदि हम अनुपात देखते हैं तो वो होता है हमें 2 यहाँ पे प्राप्त होता है, और यही दूध और फल की देखें तो वो भी हमें यहाँ पे जो अनुपात प्राप्त हो रहा है वो हमें 2-2 प्राप्त हो रहा है। तो इसकी जो मार्जिन जो उपभोक्ता संतुलन है ये यहाँ पे तीनों का बराबर हमें प्राप्त हो रहा है, तो तीनों से अधिकतम उसको संतुष्टि मिली है। यहाँ सभी वस्तुओं का मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस समान है, इसलिए जो उपभोक्ता होता है वो संतुलन में है, यानी कि वो संतुष्ट है, वो संतुलन में है। ये इसका उदाहरण होता है। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की, यानी कि कुछ तो इसका इम्पोर्टेंस होगा किसका? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। तो ये उपभोक्ता की आय का सही उपयोग सिखाता है कि जो उपभोक्ता होता है, जो कंज्यूमर होता है, वो अपने इनकम का कैसे यूटिलाइजेशन करे, कैसे उसकी इनकम जो होती है उसको प्रॉपर यूटिलाइज वो कर सकता है। इससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी कि वो कैसे सेटिस्फाई हो, अधिकतम सेटिस्फाई हो सकता है, मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन उसको मिल सकती है। ये मांग सिद्धांत को समझने में, यानी कि जो डिमांड थ्योरी होती है उसको अंडरस्टैंडिंग में या उसको समझने में ये सहायक होता है। बाजार व्यवहार को, यानी कि मार्केट जो बिहेवियर होता है उसके अध्ययन में ये उपयोगी होता है। कृषि उत्पादों की मांग, यानी कि जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी जो डिमांड होती है उसको समझने में ये मदद करता है। तो ये हमारा टॉपिक था छोटा सा, कौन सा? उपभोक्ता संतुलन, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम इसको कहते हैं। तो मेनली आपको इसमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उदाहरण आपको इसका पता होना चाहिए कि आपसे यदि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, 1-2 इसकी मान्यताएं लिख के उसका उदाहरण लिख सकते हैं, और ज्यादातर आपके चांस रहेंगे डेफिनेशन ही आपसे पूछी जाएगी। फिर हम बात करते हैं मांग वक्र की व्युत्पत्ति, जिसे हम कहते हैं डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। तो ये क्या होता है कि जो मांग वक्र होता है वो कीमत और मांग दोनों के बीच में संबंध को दर्शाता है। मांग जो होती है, जो डिमांड कर्व जो होता है, वो बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर जाता है, यानी कि जो मांग वक्र या डिमांड कर्व जो होता है वो हमने पहले भी पढ़ा था कि हम इसको मांग जो होती है उसको ग्राफ में समझाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिमांड कर्व। और ये क्या करता है कि बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर जाता है। इसका कारण क्या होता है कि जो हमने पिछली क्लास में नियम पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। इसका कारण यही होता है कि जो बाएं से दाएं की नीचे की ओर जो ग्राफ जाता है उसका कारण कौन होता है? सीमांत उपयोगिता आज नियम। जब कीमत घटती है तो उपभोक्ता क्या करता है? अधिक मात्रा में खरीदता है। यानी कि यदि हम बात करें कि यदि जैसे गेहूं की बात करें तो गेहूं जो होते हैं वो 40 रुपए किलो मिलते हैं, या अगर वही गेहूं उसकी कीमत घट जाए और वही गेहूं यदि आपको 20 रुपए किलो में मिलने लगे, तो जो लोग 5 किलो गेहूं खरीदे थे वो उसका डबल यानी 10 किलो गेहूं खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा कि गेहूं की जो मांग होती है, जो डिमांड होती है, वो बढ़ जाएगी। और वहीं अगर उल्टा हो जाए कि जो गेहूं 40 रुपए में मिल रहे थे वो 50 रुपए किलो हो जाए, तो उसकी जो मांग होती है वो कम हो जाती है, यानी लोग उसको कम खरीदते हैं। जब कीमत बढ़ती है तो मांग भी कम हो जाती है, और जब कीमत घटती है तो मांग जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। कीमत घटने पर अधिक इकाइयाँ खरीदी जाती है, क्योंकि अधिक इकाइयों का जो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो कम होती है, इसलिए इसको ज्यादा खरीदा जाता है। इस प्रकार कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है, यानी कि जो कीमत है यदि घटेगी तो मांग बढ़ेगी, और यदि कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, और कीमत यदि बढ़ेगी तो मांग जो होती है वो घटती है। तो इसका जो होता है विपरीत संबंध इसमें पाया जाता है। किसमें? कीमत और मांग, यानी प्राइस और डिमांड में, दोनों में विपरीत यानी इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कृषि में मांग वक्र का क्या महत्व है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड कर्व इन एग्रीकल्चर की यदि हम बात करें तो किसानों को बाजार मांग समझने में सहायता मिलती है, यानी कि इट हेल्प्स फार्म अंडरस्टैंड मार्केट डिमांड, यानी जो मार्केट डिमांड होती है उसको समझने में हेल्प करता है। कौन?
जो डिमांड कर्व होता है यानी जो ग्राफ होता है वो। फसल चयन में इसकी सहायता मिलती है और इसी के साथ जो मूल्य निर्धारण में ये उपयोगी है। सरकार कृषि नीति बनाने में इसका उपयोग करती है, कृषि उत्पादों के विपणन में ये सहायक है। उपभोक्ताओं की पसंद अध्ययन में यानी कि जो पसंद का अध्ययन भी किया जाता है यानी कि जो कंज्यूमर होते हैं उसकी जो पसंद होती है उसको अध्ययन करने में भी ये सहायक होता है। ये हमारा जो टॉपिक था कौन सा टॉपिक था हमारा ये मांग वक्र का, तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे उपभोक्ता अधिशेष जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो ये क्या होता है और ये किसने दिया था, ये अवधारणा दी थी प्रो मार्शेल ने, ये अवधारणा दी थी। और इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि हम बाजार में जाते हैं, जैसे हम गेहूं खरीदने जा रहे हैं, यदि वो गेहूं हम 50 रुपए किलो खरीदने जा रहे हैं और वही गेहूं यदि हमको 40 रुपए किलो मिल जाए, तो वहां पे हमें जो 10 रुपए का जो फायदा हुआ था वही होता है आपके उपभोक्ता अधिशेष यानी कंज्यूमर सरप्लस जो होता है वो होता है कि जो 10 रुपए का जो हमें फायदा हुआ वो होता है उपभोक्ता अधिशेष। तो उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए जितना मूल्य देने के लिए तैयार होता है और वास्तव में वो जितना भुगतान वो करता है, उनके अंतर को जो उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। जैसे कि यदि मैंने उदाहरण बताया कि हम 50 रुपए देने के लिए तैयार थे किसके, 1 किलो गेहूं के। अगर वही गेहूं हमें 40 रुपए किलो में मिलते हैं तो हमने जो भुगतान दिया वो तो हमने 40 रुपए किए और हम जो भुगतान के लिए जो तैयार थे वो था 50 रुपए। तो वहां पे हम 50 - 40 करेंगे तो वहां पे जो आपके उपभोक्ता जो अधिशेष जो हमारे बचेगा वो बचेगा 10 रुपए। तो सरल शब्दों में यदि हम कहें कि जो अतिरिक्त संतुष्टि को उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं यानी कि जो अतिरिक्त संतुष्टि जो होती है उसी को हम कहते हैं उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। यहाँ पे जो मैंने उदाहरण बताया वही उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। इसका फॉर्मूले की यदि हम बात करें तो उपभोक्ता अधिशेष बराबर क्या रहेगा कि कुल उपयोगिता यानी कि जो टोटल यूटिलिटी की हमारे कितना भुगतान करने के लिए हम तैयार थे उसमें से आपको माइनस करना है कि आपने कितना भुगतान वहां पे किया यानी कि कुल भुगतान जो आपने किया उसको माइनस करना है। तो ये शॉर्ट में इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है तो इस फॉर्मूले को जितने इससे पहले भी काफी फॉर्मूले आ चुके हैं तो उन फॉर्मूलों को भी आप अच्छे से याद करें क्योंकि जो एमसीक्यू और जो फिल इन द ब्लैंक जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ये फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो सीएस का मतलब होता है कंज्यूमर सरप्लस और टीयू का मतलब होता है आपकी टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता और पी का मतलब होता है प्राइस पेड यानी कि आपने कितनी कुल भुगतान किया यानी कितने पैसे आपने दिए। तो यहाँ पे आप उदाहरण से भी देख सकते हैं जैसे कि एक कोई वस्तु है जिसका जो आप 50 रुपए देने के लिए तैयार है और वही वस्तु के लिए आपने 40 रुपए दिए तो वहां पे जो टोटल जो आपके उपभोक्ता अधिशेष आपको प्राप्त होगा वो होगा आपके 10 रुपए होगा। और यदि दूसरी कोई वस्तु है जिससे आप 90 रुपए देने के लिए तैयार है और वो यदि 80 रुपए में आपको मिल जाती है तो आप वहां पे भी आपके जो उपभोक्ता अधिशेष होगा वो 10 रुपए होगा। और यदि 120 रुपए की कोई भी वस्तु देने के लिए आप तैयार हैं और वो 120 रुपए आपने कीमत दी है उसकी, तो भुगतान किया है आपने 120 रुपए, तो वहां पे जो जो कंज्यूमर जो बचेगा यानी उपभोक्ता अधिशेष जो बचेगा वो 0 रुपए वहां पे बचेगा। तालिका से स्पष्ट है कि प्रारंभिक इकाइयों पर उपभोक्ता अधिशेष अधिक होता है और बाद में जो होती है वो कम हो जाता है। इसकी भी कुछ मान्यताएं होती है उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो यूटिलिटी होती है उसको मापा जा सकता है। धन की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो स्थिर होती है और उपभोक्ता तार्किक होता है यानी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। वस्तुओं की जो कीमत होती है वो स्थिर होती है यानी कि ये जो हम पिछले जो अवधारणाएं पढ़ी थी उनमें भी यही सेम मान्यताएं थी उसमें भी यही सेम मान्यताएं। तो ज्यादा आपको मान्यताएं नहीं पूछी जाती, आपको जो पूछा जाएगा वो डेफिनेशन फॉर्मूले एग्जाम्पल ये आपसे पूछा जाएगा। और डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, अवधारणाएं कौन सी थी तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए और कंज्यूमर बिहेवियर बिहेवियर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके कुछ महत्व भी होते हैं जैसे आर्थिक कल्याण मापने में उपयोगी होता है यानी इससे उपभोक्ता की संतुष्टि का अनुमान लगाया जाता है कि जो उपभोक्ता होता है वो कितना संतुष्टि मिली है उसको। कर नीति में भी उपयोग होता है यानी कि जो सरकार होती है वो आवश्यक वस्तुओं पर कम कर लगाती है। और मूल्य निर्धारण में सहायता यानी कि जो किसी भी वस्तु का जो मूल्य निर्धारण होता है उसमें भी ये हेल्प करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी ये उपयोगी होती है। और इसके साथ ही यदि हम बात करें सार्वजनिक परियोजनाओं के मूल्यांकन में उपयोगी होती है जैसे सड़क सिंचाई और परिवहन योजनाएं जो होती है के लाभ का अध्ययन किया जाता है। कृषि क्षेत्र में यानी इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर भी होता है
किसानों को उपभोक्ताओं की पसंद समझने में सहायता मिलती है। इससे उत्पादन योजना बनाना आसान हो जाता है। फिर इसकी कुछ सीमाओं की बात करते हैं तो उपयोगिता को सही मापना कठिन है, यानी हम इसको यूटिल्स में मापते हैं, लेकिन ये तो एक मन मन यानी कि मानसिक भावना होती है, क्योंकि इसको हम अपने मन से संतुष्टि होती है, तो ये इसको थोड़ा मापना कठिन हो जाता है। धन की जो सीमांत उपयोगिता होती है वो स्थिर नहीं रहती है, मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो स्थिर नहीं होती। आय बदलने पर इसकी यूटिलिटी भी बदल जाती है। आवश्यक वस्तुओं पर लागू करना कठिन हो जाता है, जैसे पानी जैसे वस्तुओं का वास्तविक अधिशेष जो होता है वो मापना थोड़ा कठिन हो जाता है। आदत और फैशन का प्रभाव इस पर पड़ता है, यानी उपभोक्ता की जो पसंद होती है, जो उसकी आदत होती है वो बदलती रहती है। सभी वस्तुओं पर हम इसे लागू नहीं कर सकते, जैसे कि यदि हम बात करें नशे वाली जो वस्तुएं होते हैं उस पर हम इसको लागू नहीं कर सकते। फिर हम लास्ट आज की क्लास का टॉपिक आता है कंज्यूमर बिहेवियर इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में उपभोक्ता व्यवहार क्या है, इसका क्या महत्व है। तो कृषि उत्पादों की मांग जो होती है वो उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करती है, यानी कि जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट डिमांड जो होती है वो इसको प्रभावित करती है, किसको, कंज्यूमर बिहेवियर को। आय बढ़ने पर लोग बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति की यदि इनकम बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, बेटर क्वालिटी का फूड खरीदेगा, परचेज करेगा या प्रोडक्ट जो होता है उसको लेगा। स्वाद, स्वास्थ्य और कीमत कृषि मांग को प्रभावित करती है, यानी कि टेस्ट भी, हेल्थ भी और प्राइस जो होता है वो इफेक्ट करता है किसको, एग्रीकल्चर डिमांड को। तो ये था कृषि में उपभोक्ता व्यवहार। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है आज की क्लास का, वो आता है उपभोक्ता संतुलन और उपभोक्ता जो अधिशेष था, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, यानी डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर सरप्लस में अंतर आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इसके अंतर देखते हैं कि जो उपभोक्ता संतुलन जो होता है ये अधिकतम संतुष्टि की स्थिति होती है, जबकि जो उपभोक्ता अधिशेष जो होता है वो अतिरिक्त संतुष्टि होती है। यानी कि इसमें जो होता है, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है इसमें तो हमें अधिकतम संतुष्टि मिलती है, लेकिन जो उपभोक्ता अधिशेष होता है इसमें हमें अतिरिक्त संतुष्टि मिलती है, यानी कि जो पैसे हम देने के लिए तैयार थे उससे हमें कितने रुपए कम देने पड़े, यानी कि जो उसका जो अंतर होता है वही होता है उपभोक्ता अधिशेष। और इसमें उपभोक्ता आय का सर्वोत्तम उपयोग करता है, लेकिन इसमें उपभोक्ता कम कीमत देकर लाभ कमाता है। यानी इसमें तो जो अपनी इनकम थी उसको पूरा प्रयोग कर रहा है, लेकिन इसमें जो कीमत है उसको इनकम है उसको बचाकर वो लाभ कमा रहा है। इसका संबंध मार्जिनल यूटिलिटी और कीमत से है, और इसका संबंध भुगतान और यूटिलिटी से है, यानी कि जो उपभोक्ता जो संतुलन होता है उसका संबंध किससे है, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस से। जबकि जो उपभोक्ता अधिशेष है उसका संबंध किससे है, भुगतान से और यूटिलिटी से। संतुलन में जो मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन जो प्राइस होती है वो बराबर होता है, जबकि जो अधिशेष में क्या होता है कि जो टोटल यूटिलिटी है वो ज्यादा होती है किसकी तुलना में, जो भुगतान होता है उसकी तुलना में ये ज्यादा होती है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे, चार अंतर यहाँ पे हमने देखे हैं। ये आपको एग्जाम में यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इतना आपको लिख के आना है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था कंज्यूमर बिहेवियर वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, अच्छे से आपको टॉपिक समझ में आ गया हो, तो क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आपको नेक्स्ट लेक्चर चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पे आपको सभी जो सब्जेक्ट है उसके पुराने पेपर भी मिल जाएंगे, गेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।